जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर देखिए 22 फरवरी को हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तभी बड़ी आसानी से आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इनमें से अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और वीडियो के आखिर में बताऊँगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। देखिए इस वीडियो में 60 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ बताने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है और वीडियो के आखिर में बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। प्रायश्चित किसकी रचना है? पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी की, रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की, भगवती चरण वर्मा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा भगवती चरण वर्मा जी की। ये क्या है? प्रायश्चित किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा जी की। राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला पूछा गया चिंतामणि निबंध संग्रह है, तो ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। क्या है? चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला पूछा गया है जो यहाँ पर गबन उपन्यास किसका है? तो देखिए ये प्रेमचंद जी का है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया है मेरी तिब्बत यात्रा कृत है किसकी है? तो देखिए जो मेरी तिब्बत यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन जी के। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन जी की मेरी तिब्बत यात्रा है। और यह एक क्या है? यात्रा व्रत विधा पर आधारित है। क्या है? यह एक यात्रा व्रत है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला है गुनाहों के देवता। यहाँ पर उपन्यास के लेखक कौन है? जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद की, जय धर्मवीर भारती की, अज्ञे की, लालचंद्र जोशी। तो देखिए गुनाहों के देवता के उपन्यास के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जी। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया कि कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए अमृत राय जी हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। जो कलम का सिपाही के कृति कौन है? तो यहाँ पर अमृत राय जी हैं। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। और यह एक क्या है? जीवनी विधा पर आधारित है, ध्यान रखना। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला पूछा गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है? बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? जो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी हैं कि, जयप्रकाश भारती, रामधारी सिंह दिनकर की, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो 8वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर जयप्रकाश भारती जी बर्फ की गुड़िया के रचनाकार हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए और इसी वीडियो में रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची सारी चीज़ें बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, वरना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। आपने देखिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तभी इस वीडियो को जो पूरा देख लेते हैं तो यहाँ पर 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी यहाँ पर 60 क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से वॉच जरूर करना बिना स्किप किए हुए। तो यहाँ पर देखिए नीड़ का निर्माण किस विधा पर आधारित है? यहाँ पर किसकी रचना है? तो देखिए ये हरिवंश राय बच्चन जी की यहाँ पर आत्मकथा है, ध्यान रखना। ए वाला राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला पूछा गया कि यहाँ पर हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, तो देखिए ये नहुसू को हम क्या हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। और जो इसका पूछा जाए इसके जो यहाँ पर रचनाकार कौन है? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं, ये ध्यान रखना। गोपाल चंद्र गिरधर दास नहुसू के रचनाकार हैं, ध्यान रखना। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु हो जाएगा। और इसके जो लेखक पूछा जाए तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। अगला पूछा गया यहाँ पर 12वां है हिंदी की प्रथम यहाँ पर कहानी, तो यहाँ पर इंदुमती हो जाएगा। हिंदी की प्रथम कहानी कौन है? इंदुमती, ध्यान रखना है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पूछा जाए इसके रचनाकार कौन कौन है? तो यहाँ पर किशोरीलाल गोस्वामी जी। राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला एकांकी सम्राट कहा जाता है, तो देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए कंकाल के लेखक हैं, तो यहाँ पर देखिए मुंशी प्रेमचंद जी क्या हैं? ये कंकाल के लेखक हैं। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला है पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? तो मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। राइट आंसर इसमें ए वाला हो जाएगा। कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी हैं ये पंचांग दर्शन के रचनाकार। उसके बाद में अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार, ध्यान रखना है। सी वाला इसका 16वें का राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला है यहाँ पर कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसमें भी डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं।
उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला पूछा गया कि आधुनिक काल की समय सीमा कितनी है। तो देखिए जो यहाँ पर आधुनिक काल की बात आए तो समझ जाना आखिरी में अब तक लगा होगा उसी को आधुनिक काल कहा जाता है। मतलब जब से शुरू होगा और अभी तक चला आ रहा उसी को आधुनिक काल कहते हैं। तो 1843 ईस्वी से और आज तक या अब तक। तो राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अगला है यहाँ पर छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा राइट आंसर 19वें का कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ये भूषण जी हैं, क्या है ये छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, भूषण जी हैं। अगला है यहाँ पर, और ये रीतिकाल के हैं, ध्यान रखना जो भूषण कौन है ये रीतिकाल के कवि हैं। अगला है यहाँ पर देखिए पूछा गया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, साकेत किस युग की रचना है। तो देखिए जो साकेत है ये किस युग की रचना है। तो ये हमारा 20वां राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर द्विवेदी युग जी की रचना है, ध्यान रखना। और किसकी है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। अगला पूछा गया रीतिकालीन यहाँ पर कवि कौन है। तो देखिए जो रीतिकालीन कवि कौन है यहाँ पर, तो हमारे ये हो जाएंगे यहाँ पर पद्माकर जी, ये रीतिकालीन कवि हैं। तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए बिहारी की रचना है। तो बिहारी जी की सिद्धसाध है कि सिद्धराज है कि यहाँ पर रस कलश है कि बिहारी सतसई है कि बावरा अहेरी है। तो देखिए बिहारी जी की रचना एकमात्र रचना जिसका नाम बिहारी सतसई है। तो एकमात्र इनकी यही रचना है जिसका नाम क्या है, बिहारी सतसई है। अगला पूछा गया रामचंद्रिका के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर केशव दास जी हो जाएंगे, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला है द्वापर के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर द्वापर के रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला पूछा गया है 25वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो देखिए ये महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में खुमान रासो के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हो जाएगा जो खुमान रासो के रचनाकार कौन, 26वें का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा दलपत विजय जी हैं। कौन है, दलपत विजय जी इसके राइट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा जो किस युग की रचना है, तो ये आदिकाल की रचना है, ध्यान रखना है। अगला पूछा गया कि ललित ललाम रचना किसकी है। तो ये मतिराम है कि पद्माकर की, यहाँ पर देव की, यहाँ पर देवकी की, यहाँ पर भूषण की। तो देखिए जो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मतिराम जी की ये रचना है। ललित ललाम किसकी है, तो यहाँ पर मतिराम जी की है। अगला है लोकायतन किसकी रचना है। तो लोकायतन जो है किसकी रचना है, तो ये सुमित्रानंदन की रचना है, ध्यान रखना किसकी है। 28वें का राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत की रचना है लोकायतन। उसके बाद में अगला है तार सप्तक के संपादक हैं। तो देखिए जो तार सप्तक के संपादक कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। और अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, तो चिदानंद हीरानंद वात्सेन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। और ये 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया था। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1943 ईस्वी में हुआ था। दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला है कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कठिन काव्य के प्रेत किसको कहा जाता है, तो ये देखिए केशव दास, यहाँ पर केशव दास जी को कहा जाता है। राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। अब देखिए ये 30 क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको जरूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लो। 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 30 में से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य पूछा जाता है। अब चलते हैं जो आपके होंगे, ये आपके रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और सर्वनाम, विकारी, अविकारी, वाक्य, वाच्य प्रयोग, ये सभी यहाँ पर इसी में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास होता है। बहुत सिंपल सा, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही रस पूछे जाएंगे, हास्य और करुण रस। तो राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है कि पूछा गया यहाँ पर क्या है, मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इसमें क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो सॉरी यहाँ पर रस है, तो यहाँ पर करुण रस है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जब श्रवण कुमार के तीर लगा था राजा दशरथ के द्वारा, तब उनकी माता जो श्रवण कुमार की माता थी वो बिलक बिलक कर यही कह रही थी, मणि खोए भुजंग सी जन्नी फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर तुमने किया न्याय तुमने जगदीश। तो इस प्रकार से भगवान से गुहार लगा रही थी। तो इसमें करुण रस का शोक प्रकट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए इसमें पूछा गया कि नाना वाहन नाना वेशा भेसे शिव समाज निज देखा, को मुखवीन विपुल मुख काहू बिन पद कर कोऊ बहुबाहु में कौन सा रस है। तो इसमें देखिए हास्य रस हो जाएगा। कौन सा होगा, इसमें हमारा 33वें का राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, हास्य रस
हो जाएगा। इसमें कौन सा रस होगा, नाना वहाँ नाना वैसा में हास रस हो जाएगा, क्योंकि इसमें हंसी प्रकट हो रही है। अगला इसमें पूछा गया है कि रोला के कितने चरण होते हैं। तो देखिए जो रोला होता है इसके 4 चरण होते हैं, ध्यान रखना है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में और इसके देखिए प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। जो रोला छंद होगा इसके 4 चरण होंगे और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होंगी, ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में अगला पूछा गया, देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा यहाँ पर उपमा अलंकार का अंग है। तो देखिए उपमेय भी उपमा अलंकार का अंग होता है, उपमान भी होता है, साधारण धर्म भी होता है। तो राइट आंसर हमारा उक्त सभी हो जाएगा, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया कि यहाँ पर जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा। तो इसमें कौन सा होगा हमारा 36वें का राइट आंसर हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा, जिसमें क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता हो या अभेद आरोप किया जाता हो वहाँ पर कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर चरण कमल बंधव हर्राई में रूपक अलंकार होता है, तो उसी प्रकार से इसमें एक रूपता बताई गई है दोनों में। अगला यहाँ पर देखिए पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा, कौन सा होगा, उपमा अलंकार। इसमें देखिए जो उपमा अलंकार होता है इसमें उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, दोनों की समानता बताई जाती है, यहाँ पर दोनों में समानता बताई जाती है उपमा अलंकार में। तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें जिस तरह से हमारा जो मन होता है ये हमारा पीपल के पत्ते की तरह हमेशा डोलता रहता है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, और यहाँ पर मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि इसमें मनो शब्द दे दिया गया है, जिसमें जन जानो मन मानो या कोई भी वाचक शब्द हो तो समझ जाना, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए इसकी परिभाषा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर मन मानो जनु जानो जनो मनो या जानो मानो वाचक शब्द हो वहाँ पर कौन सा होगा, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। उसके बाद में अगला यहाँ पर छंद के प्रकार हैं। यहाँ पर जो छंद होता है इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो वाणिक छंद भी होता है, मात्रिक छंद भी होता है, मुक्त भी छंद होता है। तो राइट आंसर हमारा उक्त सभी हो जाएंगे, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर पूछा गया सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। सोरठा जो छंद होगा इसके दूसरे और चौथे चरण में देखिए एक यहाँ पर एक चरण में 2 चरण होते हैं, इस प्रकार से होते हैं, कामा लगा होगा बीच में और इस प्रकार से होगा। तो इसमें देखिए जो यहाँ पर क्या बता रहा है, दूसरे और चौथे चरण में, इस चरण में और इस चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी। तो देखिए जो सोरठा छंद होगा इसके दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी। तो यहाँ पर देखिए 13 मात्राएं होंगी और दूसरे यहाँ पर पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है सोरठा में, और पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो समझ जाना वहाँ पर सोरठा छंद होता है। उसके बाद में अगला यहाँ पर देखिए, और ये जो सोरठा होता है छंद ये दोहे का उल्टा भी होता है, ऑप्शन में पूछ लिया जा सकता है। अगला यहाँ पर अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो देखिए उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, तो इसमें जो अप है, ये अप जो यहाँ पर अप लगा है यही क्या है, हमारा उपसर्ग है। तो राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, जो यहाँ पर किसी शब्द के पहले जुड़ना उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। अगला है पर्यावरण में शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें परिधन आवरण होता है, जब इसका संधि विच्छेद करोगे तो परिधन आवरण हो जाएगा पर्यावरण का। तो इसमें जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा परि होगा यही हमारा उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये परि जो है फिर धन आवरण होगा, तो यहाँ पर परि हमारा क्या है, उपसर्ग कहलाएगा। तो सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में पूछा गया कि 7 नदियों का समूह का समास होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर सप्त सिंधु हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7 नदियों का समूह बताया गया है, इसको हम सप्त सिंधु कहते हैं। जिसमें संख्यावाचक हो उसको हम द्विगु समास बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, द्विगु समास बोलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है तिरंगा में कौन सा समास है। तो देखिए तिरंगा जो होता है ये भी संख्यावाचक है, 3 रंगों का समूह होगा, जिसमें संख्या हो, चाहे तिराहा हो या तिरंगा हो, चौराहा हो या चारपाई नवरत्न, ये सभी में द्विगु समास ही होता है। तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में अगला पूछा गया, और ये देखिए संख्यावाचक द्विगु समास होता है, ये संख्यावाचक
होता है, ध्यान रखना है। अगला है राजा रानी में कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है, जिसमें बीच में इस प्रकार से अपोजिट हो, मतलब आगे और पीछे, जैसे राजा रानी, राजा रंक, ऊंच नीच, पाप पुण्य, तो बीच में इस प्रकार से चिन्ह लगाओ तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। और या फिर और हो, जैसे माता और पिता, राजा और रानी, पाप और पुण्य, तो इसमें और हो या फिर इस प्रकार से माइनस का चिन्ह लगाओ तो समझ जाना इसको संयोजक चिन्ह बोलते हैं, तो समझ जाना यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला पूछा गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए खीर का तत्सम रूप होगा, तो खीर का तत्सम रूप होता वो यहाँ पर क्षीर होता है। राइट आंसर बी वाला हमारा हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला पूछा गया पत्थर का तत्सम रूप होगा, तो ये प्रस्तर हो जाएगा। क्या होगा, पत्थर का तत्सम रूप क्या होता है, प्रस्तर होता है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। अगला है गंगा का पर्यायवाची शब्द, तो गंगा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो सुरसरिता होता है। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, अगला देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अश्व शब्द का पर्यायवाची होगा। जो अश्व होता है इसका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए तुरंग और हय को हम क्या बोलते हैं, दोनों ये अश्व के पर्यायवाची हैं। बाकी बिहग, द्विज, देखिए बिहग जो होते हैं पक्षी होते हैं, द्विज यहाँ पर जो हमारा हाथी हो जाएगा, मरकट जो कप होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे बंदर के पर्यायवाची बिहग और द्विज ये हमारे दोनों हाथी के पर्यायवाची होते हैं, ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर अश्व और शक्ति का हो जाएगा, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुरंग और है वाला हमारा हो जाएगा। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, देखिए जब भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाए। जिस प्रकार से देखिए इसमें क्या होता है, अक्षर का मतलब होता है वर्ण, जो यहाँ पर देखिए आ ये हमारा एक अक्षर है, तो ये सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। सा या द ये सभी अक्षर हैं, इसी को हम सबसे छोटी इकाई मानते हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, तो देखिए इसको हम उद्देश्य कहते हैं। राइट आंसर हमारा बी वाला 91 का हमारा राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला है वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पर 2, 3 की 4 की यहाँ पर 5, तो देखिए जो यहाँ पर वाक्य कितने अंग होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर उद्देश्य और विधेय, ये दोनों यहाँ पर अंग होते हैं वाक्य के, ध्यान रखना है। उसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर रचना के आधार पर जो वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे देखिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, ये तीनों क्या हैं, ये हमारे रचना के आधार पर इसके 3 भेद हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य पूछे जा सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं। और जो अर्थ के आधार पर वाक्य पूछा जाए तो ये 8 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है वाच्य का प्रयोग कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के जो यहाँ पर वाच्य प्रयोग में कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर इसके हमारे हो जाएंगे सी वाला इसका राइट आंसर। 3 इसके भी भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप लोग पढ़ लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए वाच्य के भेद, इसमें देखिए यही हमारे वाच्य के भेद हैं। एक कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये सभी होते हैं इसके, ध्यान रखना है। जो वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, यही आप लोग ध्यान कर लेना, अच्छी तरीके से याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला है विकारी शब्द का में कितने भेद होते हैं, तो विकारी शब्द में यहाँ पर देखिए 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारे क्या है, ये विकारी पद हैं। ये क्या है, विकारी पद, ये चारों होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये चारों हमारे विकारी शब्द हैं, पद हैं। उसके बाद में संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके 5 भेद होते हैं, ध्यान रखना कितने होते हैं, 5 भेद। कौन कौन से, देखिए जो यहाँ पर संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये 5 हमारे संज्ञा के भेद होते हैं, ध्यान रखना। जिसको कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और यहाँ पर ये सभी 5 प्रकार के होते हैं, ठीक। उसके बाद में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या और कौन, ये दोनों क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ध्यान रखना सी वाला इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला 59वां पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अविकारी पद है, तो इसमें देखिए संज्ञा और यहाँ पर सर्वनाम, क्रिया, ये तीनों क्या है, ये विकारी पद हैं। और जो अव्यय हो जाएगा, जो आपको विकारी शब्द पता होंगे, 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी जो पूछा जाए तो इसके अलावा और जो कोई हो ऑप्शन में, वही हमारा अविकारी पद हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में 60वां कौन सा है, इसमें पूछा गया कि आप
किस ज़िले से ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप इस वीडियो को किस ज़िले से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये 59 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लो, आपके यहाँ पर 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अच्छी तरीके से इनको याद कर लो। बाकी इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन करिए और PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।